हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोगों ने यूनिट 4 लेक्चर सेकंड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जाना। आज भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे नर्व्स और हार्ट को किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है, ये आज जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे हार्ट को किस तरीके से और किस वेन के थ्रू, किस आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। देखिए, कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तो जाना था कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को ट्रांसफर करता है, ब्लड को पंप करता है। तो इतना तो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना था। ये हमारा एक मेन पार्ट था सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक ऑर्गेनिक, एक मस्कुलर ऑर्गन, जो कि हमारा हार्ट होता है। और यही हार्ट हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर कर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करता है। इतना हम लोगों ने कल के लेक्चर में जाना था। आज हम लोगों को जानना है कि जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होता है, किसके थ्रू होता है। देखिए, जो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी कि हार्ट को कहाँ से रक्त मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो हमारा ऑर्टा होता है, ऑर्टा कल मैंने बताया था एक महाधमनी होती है जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो ऑर्टा के साइड से ही एक आर्टरीज गुजरती है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। जिसका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। इसी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, जिसकी हेल्प से हमारा हार्ट प्रॉपर काम कर पाता है। अब ये जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज है, ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। जो हमारे मेन पार्ट है वो है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। देखिए, आपको पिक्चर के थ्रू हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों को कोरोनरी आर्टरीज समझ में आएगा कि ये कोरोनरी आर्टरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है और किस तरीके से ब्लड हमारे हार्ट को सप्लाई करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली जो आर्टरीज देख रहे हो, जो हार्ट के ऊपर इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये हमारे मेन महाधमनी ऑर्टा के असेंडिंग साइड पर होती है। ठीक है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि हमारा राइट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो दोनों साइड हमारे राइट एंड लेफ्ट दो कोरोनरी आर्टरीज होती है, और यही आर्टरीज के अंदर ब्लड रहता है, और ये हमारे हार्ट को प्रॉपर काम करने और प्रॉपर स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है और अच्छी तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि हमारे हार्ट को कहाँ से ब्लड मिल रहा है, कहाँ से रक्त मिल रहा है। ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिल रहा है। और कोरोनरी आर्टरीज कितनी होती है? राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे ऑर्टा के असेंडिंग साइड। ठीक है, इस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड हमारी क्या प्रेजेंट होती है? कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरीज करती क्या है? हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई करता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस यानी कि उनके हिस्से, उनके पार्ट्स, उनसे जुड़ी हुई चीजें, यानी कि ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज यानी कि जो लेफ्ट साइड पे हमारी कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट है, उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस है, उनसे जुड़ी हुई कौन कौन से लिंक हुई आर्टरीज है, उनकी बात कर रहे हैं। ब्रांच का मतलब जितनी भी लिंके है, जितनी भी लिंक हुई आर्टरीज है, जो कि हमारे हेल्प कर रही है ब्लड सप्लाई को, जो कि हेल्प कर रही है हृदय में रक्त को पहुंचाने में। ठीक है, तो ये होती है हमारी एलएडी, यानी कि लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग। और दूसरा होता है हमारा सर्कमफ्लेक्स, यानी कि जो कि हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच है, जो कि हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी आर्टरी जुड़ी हुई है? नंबर 1, एक जुड़ा है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, और एक जुड़ा है हमारा सर्क्यूफ्लेक्स आर्टरीज। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमारे हार्ट को रक्त यानी कि ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आया? सिंपल है। अगर कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा वेनस ड्रेन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय से जितना भी हमारा गंदा रक्त है, जितना भी हमारा गलत रक्त है, जो कि हमारा ड्रेन कहाँ पे किया जाता है? ये हमारा ग्रेट कार्डियक वेन के थ्रू बाहर निकलता है और हमारा कोरोनरी साइनस में जाकर ड्रेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा सही रक्त और खराब रक्त दोनों ही सर्कुलेट होते हैं। जो सही रक्त है वो हमारा कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, और जो हमारा गंदा रक्त है, यानी कि जो हमारा हृदय से निकलने वाला गंदा रक्त है, वो हमारा ग्रेट कार्डियक वेन से होते हुए हमारे कोरोनरी साइनस, जो कि हमारा यहाँ पे
ये हार्ट के बीचों बीच आपको ब्लू कलर की कुछ वेन्स दिखेगी। इन वेन्स यानी कि इन साइनस में जाकर क्या हो जाता है, हमारा जो गंदा रक्त है वो निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे हार्ट में ही सही रक्त, अच्छा रक्त और गंदा रक्त दोनों ही सप्लाई होते रहते हैं। इन दोनों के वेन आर्टरीज अलग होती है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज में हमारे रक्त को एक अच्छा रक्त प्रवाह होता है, उसमें सप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर काम करने में मदद मिलती है। वहीं पर ही जो हार्ट से निकलने वाला जो गंदा रक्त है वो हमारा कहाँ पर जाता है, वो हमारा कोरोनरी साइनस, जो कि मैंने ब्लू कलर की आप लोगों को एक वेन दिखाई है, ये साइनस है हमारा कोरोनरी साइनस, जो हार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। पूरे हार्ट में ये झिल्ली के रूप में बनी हुई होती है और इसी में ही ब्लड गंदा रक्त सप्लाई होता रहता है, यानी कि बाहर निकलता रहता है। और कोरोनरी आर्टरीज जो कि हमारे मेन ओर्टा के, यहाँ पे हमारा ओर्टा है, ओर्टा के जड़ पर ही मैंने आप लोगों को दिखाया, एक राइट कोरोनरी आर्टरीज और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज दोनों प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है। दोनों समझ में आ गया, इजीली है, वेरी गुड। दोनों समझ में आया, इजी है, वेरी गुड। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा क्लिनिकल इंपोर्टेंट ऑफ कोरोनरी सप्लाई। क्लिनिकल इंपोर्टेंट क्या है, हमारा कोरोनरी सप्लाईज में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य है और कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए, वो है एंजाइना पेक्टोरियस। एंजाइना पेक्टोरियस आप सभी को पता है एक प्रकार का डिसऑर्डर, एक प्रकार एंजाइना पेक्टोरियस यानी कि एक हार्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी पेशेंट को हार्ट पकड़कर बैठे हुए देखना या फिर बहुत तेज दर्द होते हुए देखना या हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो जाना, वही हमारा एंजाइना पेक्टोरियस है। यानी कि हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड ना पहुंचना, ऑक्सीजन ना पहुंचना, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पूरी तरीके से स्टक हो जाता है। स्टक होने की वजह से छाती में बहुत तेज पेन होता है और उसी को ही कहते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरियस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरियस ये किसकी वजह से हो रहा है, जब हमारा कोरोनरी ब्लॉक हो जाए, कोरोनरी यानी कि हमारे हार्ट में ब्लड आना कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। क्लियर है इतनी बात, कोरोनरी आपको समझ में आया, कोरोनरी यानी कि वो रूट जिस रूट से हमारे हार्ट को ब्लड मिलता है। अब वही रूट अगर ब्लॉक हो जाए, हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड ना मिले, तो हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो प्रॉपर काम ही नहीं करेगा, वो स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा और रुकने की वजह से हमारे हार्ट में बहुत तेज दर्द महसूस होगा और वहीं पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये क्या होता है, ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कोरोनरी ब्लॉक हो जाना, पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुक जाना और ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हमारा हृदय पूरी तरीके से काम करना बंद कर देना। और पूरी तरीके से अगर बंद करना काम हमारे हार्ट ने कर दिया तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगा और हमारे बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी, क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी की हर एक सेल डेड कर जाएगी और फिर व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा एक केस और आता है जिसका नाम है इसेमिया, और इसेमिया का मतलब होता है जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए या फिर ऑक्सीजन लो हो जाए, तब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचने के कारण और हमारे हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण हमारा बॉडी क्या होगा, पूरी तरीके से डेड होने लगेगी और वो व्यक्ति सांस लेने में असक्षम रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ केस है, कंडीशन है और ये कारण है। क्लियर है, यानी कि एंजाइना पेक्टोरियस है वो कब होता है, जब हमारा आधा कोरोनरी ब्लॉक हो जाए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जब हमारा कंप्लीट कोरोनरी ब्लॉक हो जाए। कोरोनरी में बता चुका हूं, यानी कि वो रूट, वो आर्टरी जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है हार्ट में, हमारे हृदय में खून आता है। ठीक है, तो अगर ये आधा हमारा ब्लॉक होता है तो हमारे एंजाइना पेक्टोरियस होता है, यानी कि छाती में दर्द होता है, आधा दिल हमारा काम करना बंद कर देता है। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ये कंडीशन अगर किसी पेशेंट को हुई, तो इट्स मीन जो हमारा हार्ट है, हार्ट पे जो हमारा एक कोरोनरी है, कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रहा है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन एशेमिया हुआ, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हुई, छाती में पेन हो रहा है, हृदय में पेन हो रहा है, तो इट्स मीन उस पेशेंट को, यानी कि उसके दिल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है।
समझ में आया? ये 3 कंडीशन होती है। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आया कि कोरोनरी में अगर कोई भी 3 प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कम जाना, कोरोनरी ब्लॉक हो जाना या फिर आधी ब्लॉक हो जाना, तो ये सारी कंडीशनें हम लोगों को देखने को मिलेगी, फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत सुंदर। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्व सप्लाई टू हार्ट की, यानी कि जो हमारी नर्व्स है ये किस तरीके से हार्ट में जुड़ी हुई है, किस तरीके से काम कर रही है। नर्व्स आप सभी को पता ही है, यानी कि हमारी नर्व्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है और हमारे ब्लड को भी सप्लाई करने में हेल्प करती है। चलिए एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट है ये हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा हार्ट चलता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो कि ऐच्छिक अनैच्छिक तरीके से हमारा काम करता है। नर्वस सिस्टम 2 तरीके का होता है, यानी कि एक ऑटोमेटिक और एक होता है हमारा जो इच्छा से हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे कि ये जो हम लोग अपने हाथों को पैरों को चला पा रहे हैं, इधर उधर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं होता। लेकिन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम लोग रेस्पायरेटरी हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, यानी कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। और ये नर्वस सिस्टम भी हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हम अपने कंट्रोल में उसको नहीं रख सकते। डाइजेशन जो कि अपने आप हो रहा है, आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। हार्ट बीट जो कि ऑटोमेटिक ही चलता जा रहा है, जो कि आप लोग नहीं रोक सकते। रेस्पायरेटरी यानी कि जो कि आप लोग सांस ले रहे हो, इसको भी आप लोग नहीं रोक सकते। तो ये जो नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। अब नर्व सप्लाई की बात करें कि हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो हार्ट सप्लाई बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ये नर्व्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा हार्ट बीट कर रहा है और पंप कर रहा है और ये अपना काम कर रहा है 24/7। ठीक है, कंडीशन की बात करें, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट जो कि नियंत्रण करने वाली नसें हैं, उन नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन वेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने बात की, जैसे एंजाइना पेक्टोरियस, मायोकार्डियल या फिर एसेमिया। इसेमिया यानी कि लो ऑक्सीजन हो जाना, मायोकार्डियल यानी कि कोरोनरी ब्लॉक हो जाना, और हमारी एंजाइना पेक्टोरियस यानी कि आधी नर्व ब्लॉक हो जाना। वहां पे हम लोग कोरोनरी की आर्टरीज की बात कर रहे थे क्योंकि हम लोग हार्ट को ब्लड सप्लाई की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम हमारे नर्व से चलता है, यानी कि नसों से चलता है, वेन से चलता है। अगर उस वेन में सप्लाई कम हो जाए, अगर उस वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, तब जाकर हमें ये 3 अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब कार्डियक प्लेक्स क्या होता है? कार्डियक प्लेक्स का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क जो कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व्स नियर द हार्ट, यानी कि दोनों कंडीशनें हमारे हार्ट में होती है। पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्व क्या होती है? देखिए, पैरासिम्पैथिक यानी कि हमारा रेस्ट, इस कंडीशन में जो पैरासिम्पैथिक नर्व होती है, इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट करता है, और सिंपैथिक के अंदर ये हमारा क्या करता है, हमारा फाइट टू फाइट वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, फाइट टू फाइट यानी कि एक्साइटमेंट वाली कंडीशन, जो कि तेजी से बीट करने लगता है, तेजी से हमारा हार्ट काम करने लगता है। और पैरासिम्पैथिक के अंदर हमारा जो हार्ट है वो तेजी से नहीं, वो बल्कि आराम से नॉर्मल अपने कंडीशन में अपना बीट करता है, अपना काम करता है। ठीक है, 2 तरीके का नर्वस सिस्टम है, यानी कि नर्वस सिस्टम से आप लोग समझ में आ ही गया होगा, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, हमारी बॉडी काम कर रही है, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन काम कर रहे हैं, उनका जो भी उनका काम है, उस काम में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से वो बहुत तेजी से काम होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से, यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व की वजह से वो काम नॉर्मल अपनी रेंज में करता है, अपनी कंडीशन में करता है, जो उनकी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। वेरी गुड। अब बात करते हैं अगर इनमें इफेक्ट ऑफ नर्व ऑन हार्ट, अगर कोई सी भी ऐसी नर्व पे इफेक्ट पड़ता है जो हमारे हार्ट को काम करने में हेल्प कर रही है, तब क्या होता है? देखिए, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सिंपैथिक में, जैसे कि मैंने बताया फाइट टू फाइट वाली कंडीशन है। ये जो सिंपैथेटिक
यह सिंपैथिक नर्व है, ये एक्साइटेड वाली फाइट टू फाइट वाली कंडीशन वाली नर्व है, ये तेजी से काम करने में उसको प्रेरित करती है, उसको फोर्स करती है। वहीं पर ही हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पैरासिम्पैथिक में। पैरासिम्पैथिक नर्व क्या करती है, हमारी नॉर्मल कंडीशन ला के देती है, रेस्ट वाली कंडीशन ला के देती है। यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व हमारे हर एक ऑर्गन को नॉर्मल वर्क करने के लिए प्रेरित करती है, नॉर्मल वर्क करने के लिए उसको बोलती है या कराती है। समझ में आ रहा है? गुड। अब आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन, यही काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, यही काम करता है हमारा। वेरी गुड। तो वहीं पर ही हमारा क्या होता है, सिंपैथिक नर्व क्या कराएगी, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना, भींच जाना या फिर दब जाना, सिकुड़ जाना। वहीं पर ही पैरासिम्पैथिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है, जितना बल कॉन्ट्रैक्शन में लग रहा है, सिंपैथिक में तो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तेजी से सिकुड़ेगा। वहीं पर ही पैरासिम्पैथिक नर्व क्या करेगी, उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जहां पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, वहां पर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा या फिर हमारा नॉर्मल सिकुड़ेगा पैरासिम्पैथिक नर्व की उससे। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किस में होगा, डिक्रीज किस में होगा, ये आप लोग इजीली बता सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि जो हमारा सिंपैथिक है ये हमारा एक्साइटेड फाइट टू फाइट वाली कंडीशन लेकर आता है, और पैरासिम्पैथिक हमारा नॉर्मल रेस्ट कंडीशन लेकर आता है। तो इसीलिए पैरासिम्पैथिक में बीपी या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और सिंपैथिक में इंक्रीज होगा, अगर हमारी पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्व पे अफेक्ट पड़ता है किसी कारण से, तब ये वाली कंडीशन हो सकती है। समझ में आया आप लोगों को? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम समझ में आया, यानी कि वो नर्व जो कि हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली चला रही है, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं, डाइजेशन हमारा हो रहा है, एक्सक्रिएशन हमारी बॉडी से हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ये कोई नहीं रोक सकता। ये ऑटोमेटिक नर्व्स की वजह से हो रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद बात कर ले रहे हैं कि लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है। देखिए, लिम्फेटिक टिश्यू मैंने आप लोगों को कल ही बताया था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, यानी कि एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को, यानी कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशन और हमारी बॉडी से पॉइजनिंग को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को बचा रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा प्रकार का नेटवर्क है जो कि हमारे वेसल्स, नोड्स और ऑर्गन दैट मेंटेन इम्यूनिटी, फ्लूइड बैलेंस एंड फैट एब्जॉर्प्शन, ये 3-4 काम मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि पूरे बॉडी में वेसल्स के थ्रू फैला हुआ है। कुछ इस प्रकार से ये देख रहे हो, ये सारी वेसल्स है, ये आप लोग देख रहे हो ग्रीन कलर की, और ये जो आप बिंदु देख रहे हो ये आपके नोड्स है। ठीक है, नोड्स यानी कि एक ऐसे पॉइंट है जहां पे आप लोगों का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट फ्लूइड बैलेंस होता है, इम्यूनिटी बैलेंस होता है, और बहुत सारे हमारे पॉइजनिंग, टॉक्सिक, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको बाहर निकालते हैं। ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? वेरी गुड। अब बात करेंगे हम लोग लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक टिश्यू के कंपोनेंट की एक एक करके यहाँ पे बात करो, यानी कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो लिम्फ होता है एक, तो ये लिम्फ क्या कर रहा है, हमारे लिम्फ फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है, हमारे बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिम्फ वेसल्स की बात कर रहे हैं। लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, हमारे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, जो लिम्फ के अंदर हमारा बहता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा। और यही फ्लूइड हमारे टॉक्सिक को खत्म करता है, यही फ्लूइड हमारे फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यही फ्लूइड हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। अब इसके बाद लिम्फ नोड की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो लिम्फ नोड हमारे जर्म्स को, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? जर्म्स को खत्म करने, डिस्ट्रॉय करने, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। वहीं पर टॉन्सिल की अगर बात करूं तो टॉन्सिल यानी कि जो भी आपका थॉट इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, या फिर माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का जर्म्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेन्स या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो टॉन्सिल आपके गले में प्रेजेंट होता है तो ये उनसे प्रोटेक्ट कर लेगा, ये उनसे बचा लेगा। ठीक है, गुड। अब स्प्लीन की बात करें। स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है, आपके बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये स्प्लीन आपके ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जो आपके अंदर ब्लड बह रहा है, उस ब्लड को साफ करने में हेल्प कर रहा है, साफ करता है एक छोटा सा ऑर्गन जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका नाम स्प्लीन है। एक थाइमस होता है, ये थाइमस आप सभी को पता है, ये डेवलप टी सेल को डेवलप करता है, और टी सेल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करता है। पेयर पैचेस ये क्या करता है? ये गट्स इम्यूनिटी है। गट्स इम्यूनिटी यानी कि आपकी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है और लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट यानी कि कौन कौन से पार्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं और उनका काम क्या है। बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट और उसका काम। क्लियर है इतनी बात? गुड। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स आपका खाली है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोगों का कमेंट देखकर मैं आपको जवाब दे सकूं। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। आखिर लिम्फ नोड आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड प्रेजेंट है, और ये लिम्फ नोड आप लोगों का जो स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख रहे हो, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। कुछ इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर होता है, और ये नोड का यानी कि लिम्फ नोड का है। और ये लिम्फ नोड देख सकते हो कैप्सूल शेप, कॉर्टेक्स, मेडुला और हिलम, इस शेप का देख रहे हो, यानी कि एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। इसके अंदर मेडुला मिडिल में प्रेजेंट होता है, कुछ इस टाइप से आप लोग देख रहे हो, ये पंजा टाइप का ये मेडुला है। फॉलिकल्स यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे फॉलिकल्स आपको दिखेंगे गोल गोल। ठीक है, और ये फॉलिकल्स का सेंटर है। ये वेसल्स है जो कि पूरी बॉडी में इस तरीके से फैला है, और इसी नोड्स के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशंस का काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शंस का काम हो रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आर्टरीज है, ये वेन है। आर्टरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और वेन के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे एग्जाम में, और इसके बारे में बता दोगे, इसके पार्ट्स के बारे में बता दोगे, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो सारी चीजें आप लोग बता दोगे। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं कि आखिर लिम्फ टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू का जो फंक्शन है, जो काम है, वो क्या है। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है WBC, और WBC आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, व्हाइट ब्लड सेल। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी को, आपको इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, आपको डिसीज से लड़ने में हेल्प करती है। सभी को पता है इतनी बात, बहुत पहले से जानते आ रहे हो। गुड। इसके बाद हमारा लिम्फेटिक टिश्यू क्या कर रही है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। वेरी गुड, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है, सभी को पता है। गुड। इसके बाद मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, इतना सारा फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर है, वाटर है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना किसका काम है? लिम्फेटिक सिस्टम का। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना होता, आपके बॉडी में फ्लूइड होता, तो आपको बहुत सारी अलग अलग कंडीशनें देखने को मिल जाती। आपका फ्लूइड बॉडी के किसी एक हिस्से में स्टोर करके रह जाता, वहां पे एडिमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। एडिमा सभी को पता है, यानी कि बॉडी के किसी एक हिस्से में पानी भर जाना, और पानी भरने की वजह से वो हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना, और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाना। तो ये हमारा एडिमा जैसी कंडीशन हो सकती है अगर लिम्फेटिक सिस्टम कुछ इफेक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन फैट। आपके बॉडी के अंदर जो भी आप लोग खा रहे हो, इस फैट को भी तो डाइजेस्ट करना है, इस फैट को भी तो मेंटेन करना है, एब्जॉर्ब करना है। इसका काम कौन कर रहा है? इसका काम लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है, लिम्फेटिक टिश्यू कर रहा है। समझ में आ रहा है?
गुड। अब आपका कोई क्वेश्चन डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी है तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको 101% मिल जाएगा। डिसीज की बात करें, अगर किसी भी टाइप की डिसीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम में किसी ना किसी कारण से इन्फेक्टेड हो जाता है, तब आपको कौन कौन सी डिसीज हो सकती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक लिम्फेडिस्टिस होता है जो कि हमारे नोड इन्फेक्शन, जैसे कि नोड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी देखा, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लिम्फ एडिमा, एडिमा अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी के किसी भी एक हिस्से में पानी भर जाना और वो हिस्सा बहुत बड़ा हो जाना, मोटा हो जाना और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाना, वो होता है हमारा लिम्फ एडिमा। इसके बाद लिम्फोमिया होता है, यानी कि जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के जो नर्व है, इन नर्व में ही कैंसर हो जाना, ये डेड सेल्स यहाँ पे स्टोर हो जाना, यहाँ पे आपका सिस्ट बन जाना और बहुत बड़ा सिस्ट बनकर आप लोगों का वहाँ पे सेल डेड स्टोर हो जाना और कैंसर जैसी कंडीशन हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आया, डिसीज भी आप लोगों को पता लग गया। आप लोगों को फिर से इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे, इस टॉपिक को समझते चलोगे, आप हमसे अपने डाउट को क्लियर करते चलोगे, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेन यूज फॉर आईवी इंजेक्शन, यानी कि कौन सी वो वेन है, कौन सी वे नसें हैं जो कि हम लोग आईवी इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब भी आप लोग इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो, आपकी बॉडी के अंदर पेरेंटल इंजेक्शन जब जाता है, तो किन किन वेन का यूज किया जाता है, कौन कौन सी वो वेन होती है, एक एक करके इसको जानते हैं। आईवी इंजेक्शन इज द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट ऑफ ड्रग इनटू द वेन। समझ में आ रहा है? यानी कि आईवी इंजेक्शन क्या होता है, पेरेंट्रल क्या होता है, ये डायरेक्ट ड्रग को आपकी वेन में, आपके ब्लड में एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है। ठीक है, सभी को पता है, इंजेक्शन वगैरह तो आप लोगों ने लगवाया होगा कभी ना कभी अपने जीवन में, अगर नहीं लगवाया तो बहुत अच्छी बात है, आपने किसी ना किसी डॉक्टर को लगाते देखा होगा। वो वेन में लगाते हैं, अलग अलग वेन में लगाते हैं, तो वो वेन कौन सी है, उन वेन के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी इसके अंदर से बन जाते हैं, तो आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी वेन है, वेनों के नाम आप लोगों को याद रखने के लिए एक ऐसी पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने लगाई है जिसमें हर एक वेन का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो कि आपके यहाँ पे इस हिस्से में होते हैं, कान के साइड साइड से। उसके बाद आपका सब क्लेवियन वेल होता है, सब क्लेनियन वेल, जो कि आपके छाती के थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ये वाली हड्डी के आसपास होता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे यहाँ पे बहुत क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को पिक्चर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट वेन बता दूं जो कि आप लोग लिख कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो जो कॉमन वेन यूज होती है, हर एक वेन यूज तो नहीं होती, लेकिन ये एट द रेयर केस में अगर यूज कर ले डॉक्टर तो हो ठीक है, वरना ज़्यादातर जो वेन यूज होती है उन वेन के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कि वेन मीडियल क्यूबिटल, जो कि आपके एल्बो में होती है, यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्टर को देखा होगा कफ बांधते हुए, यहाँ पे कफ बांधकर इस वेन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है, मुट्ठी भींचने के लिए बोला जाता है, और आपका एक वेन जिसको मीडियल क्यूबिटल बोलते हैं, और इस मीडियल क्यूबिटल के अंदर ही इंजेक्शन को इंजेक्ट कराते हैं और आपकी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड वेन, जिसका है सेफेलिक। सेफेलिक आपके थंब के साइड में होती है। जब आप लोग अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो एक वेन आपको महसूस होगी आपके अंगूठे के पास, उस वेन में भी डॉक्टर इंजेक्शन आपकी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, तो वो भी आपकी कौन सी वेन होती है? कैफेलिक। ये कॉमनली यूज होने वाली वेन है। ठीक है, इसके बाद आता है बैसेलिक। बैसेलिक कहाँ पे होती है? लिटिल फिंगर के साइड में होती है। लिटिल फिंगर आपकी ये छोटी सी उंगली के साइड में है, और इस वेन का नाम है बैसेलिक। फिर आती है आपकी डोर्सल मेटाकार्पल। डोर्सल मेटाकार्पल आपके हैंड में होती है, जो कि ज्यादातर यहाँ पे देखा ही होगा, डॉक्टर इस प्रकार से हाथ पकड़कर, इस तरीके से हाथ पकड़कर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ग्रेट सेफोलियस, यानी कि आपके पैरों में अगर आपका डॉक्टर आपकी नसों को नहीं खोज पाता, या फिर आपकी नसें या आपकी वेन बहुत बारीक या छोटी है जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लग सकता, तो डॉक्टर ज़्यादातर फिर आपकी ग्रेट
सेफेनियस जो कि आपके पैरों में होती है उसमें इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कॉमन नेम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी एडवांटेज की। आखिर आईवी हम लोग क्यों कर रहे हैं जबकि हम लोगों के पास ड्रग है, जबकि हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में है, जबकि हमारे पास टैबलेट फॉर्म में है, जबकि हमारे पास पाउडर फॉर्म में है, पैचेस है, अलग अलग तरीके की हमारी ड्रग की फॉर्म है, तो हम लोग इंजेक्शन का ही यूज क्यों कर रहे हैं? तो देखिए एडवांटेज इंजेक्शन का ये है, एडवांटेज आईवी का ये है कि हमारी इमीडिएट एक्शन मिलता है, हमें तुरंत एक्शन मिलता है। इमरजेंसी केस में आईवी ही दिया जाता है ताकि पेशेंट को इमीडिएट एक्शन हो और पेशेंट बच सके। 100% बायोएबिलिटी यानी कि जितने भी हम लोगों ने ड्रग लिया वो 100% हमारे उस साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी और अपना 100% इफेक्ट शो करेगी। इसके बाद लाइफ सेविंग इन इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के केस में अगर हम लोग आईवी देते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट को 100% बायोएबिलिटी मिलती है, इमीडिएट एक्शन मिलता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ सेफ हो जाती है, बच जाता है पेशेंट। इसके बाद एक्यूरेट डोज डिलीवरी, यानी कि जितनी डोज पेशेंट को देनी है, जितना एपीआई उनको देना है, जितनी एक्चुअल ड्रग उनको देनी है वो पेशेंट को मिल जाती है। एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ भी ड्रग, चाहे वो हमारा जैसे कि अगर हम लोग टैबलेट लेते हैं तो उसके अंदर एपीआई के साथ साथ दूसरे अलग चीज़ भी जाती है, जैसे एक्सिपिएंट जाता है, फिर हमारी कोटिंग के लिए जितनी भी हमारे दूसरे केमिकल्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं कोटिंग वगैरह वाली, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं, नहीं दी जाती। इंजेक्शन का ये फ़ायदा है, इंजेक्शन में हमारा 101% बायो एबिलिटीज़ होती है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि पूरा का पूरा हमारी करेक्ट डोज जाती है, एक्यूरेट डोज जाती है और 100% एपीआई ही उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन यानी कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है आईवी इंजेक्शन में। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली जो हमें कॉम्प्लिकेशन आता है वो होता है इनफिल्ट्रेशन का। इनफिल्ट्रेशन होता है हमारा, यानी कि फ्लूइड लीक वगैरह ना कर जाए। लीक का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जिस वेन में इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट कराता है तो जो इंजेक्शन की जो निडिल है अगर वो थोड़ी भी इधर उधर हो जाए वेन से तो वो एक वेन को पंचर कर सकती है, और वेन पंचर होने की वजह से वेन के साइड पर, वेन के जितने भी साइड में मसल्स है वहां पर जो स्पेस है वेन के साइड में, वहां फ्लूइड या इंजेक्शन भर सकता है, और फ्लूइड इंजेक्शन भरने की वजह से वहाँ पे आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग या फिर स्वेलिंग या फिर आपको पेन इचिंग भी महसूस हो सकती है, स्वेलिंग भी वहाँ पे आ सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही सावधानी से वेन में इंजेक्शन लगाना चाहिए और डॉक्टर लगाते हैं। इसके बाद हमारा एक्स्ट्रा वेशलेशन होता है, यानी कि ड्रग लीक होने का खतरा उसमें होता है। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होता है, यानी कि वेन के अंदर सूजन वगैरह आ जाए या फिर वेन के अंदर प्रॉपर तरीके से हमारी जो ड्रग है वो ना लग कर हमारी निडल के थ्रू इधर उधर पंचर हो जाए, या फिर हमारी ड्रग सही वेन में जाके कोई दूसरी वेन में लग जाए तो हमें इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो सकती है। इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, एयर एम्बोलिस का खतरा होता है, यानी कि अगर हमारी वेन में एयर चली जाए, इंजेक्शन में जब हम लोग अपने ड्रग को भरते हैं तो उसमें अगर एयर आ जाए और वो एयर हमारी वेन में चले जाए तो वहाँ पे हमारा खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आई होप आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आई। दिक्कत परेशानी क्वेश्चन आपके मन में है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका जवाब 101% हम आपको देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कार्डियक पेशेंट, यानी कि जो हमारे कार्डियक पेशेंट है, जो हमारे दिल के मरीज़ है, उनके साथ नर्स को, जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या फिर जितने भी हमारे रजिस्टर्ड नर्स है, उनको किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए उनको बीपी और ईसीजी, बीपी और ईसीजी और उनकी पल्स, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करनी है टाइम टू टाइम, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के चेस्ट पेन को ऑब्जर्व करते रहना है, पेशेंट से पूछते रहना है कहीं आपको इरिटेशन तो नहीं हो रहा, कहीं आपके दिल में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, आपको दर्द तो महसूस नहीं हो रहा, या आप लोग सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, मेंटेन करके रखनी है और आपसे पेशेंट से पूछते रहना है। इसके बाद बात करते हैं कि
आईवी यानी कि जितने भी हमारे आईवी कार्डियक ड्रग है वो देना है टाइम टू टाइम, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो भी डॉक्टर ने आपको बताया है, जिस तरीके से बताया है, तो उनको देते रहना है। ऑक्सीजन थेरेपी रुकनी नहीं चाहिए। कार्डियक पेशेंट को, जितने भी दिल के मरीज हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि ऑक्सीजन उनको देते रहना है। ठीक है, इसके बाद सीपीआर भी आप लोगों को देते रहना है। अगर उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अगर दिल काम करना बंद कर देता है, उनको पेन होने लगता है, सीपीआर उनको देना है। सीपीआर आप लोगों को पता ही है, यानी कि एक ऐसी प्रोसीजर जिस प्रोसेसर से जो हमारा हार्ट स्टक हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, वो फिर से रिस्टार्ट हो जाता है, काम करने लगता है। सीपीआर एक ऐसा फर्स्ट एड है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची है और बहुत सारे लोगों की जान बचती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं आईवी थेरेपी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है नर्स को। सबसे पहले एक सही नर्स का चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी वेन देखिए आप लोगों ने इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सही नर्स, परफेक्ट नर्स का ये काम होता है कि सबसे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले आप लोगों को सही वेन का सिलेक्शन करना है, जिस वेन में इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कराने के बाद किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप लोगों को एसेप्सिस का विशेष ध्यान रखना है। एसेप्सिस का मतलब होता है हाइजीनिटी का, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जहां पर भी आप लोग इंजेक्शन लगाओगे, आईवी एडमिनिस्ट्रेट कराओगे, तो उस एरिया को पूरी तरीके से हाइजीन कर लेना है। ऐसी एसेप्सिस एरिया होना चाहिए, आसपास का एरिया भी साफ होना चाहिए। इसके बाद चेक करना है कैनुला पेटेंसी, यानी कि आप लोगों को जो भी कैनुला वगैरह लगी है वो सही तरीके से लगी है, हिल तो नहीं रही है। ठीक है, ये भी चेक करना है। प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोफेलिटिस, ये भी आप लोगों को चेक करना है कि किसी भी प्रकार का वहां पे आप लोग जहां पे इंजेक्शन लगा रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, पंक्चर ना हो, कोई भी वेन आप लोग सही तरीके से लगाओ, स्वेलिंग ना हो, रेडनेस ना हो, क्लॉटिंग ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए। इसके बाद ड्रग डायलेशन नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, कितनी ड्रग को कितना डायलेट करना है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में देना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी के बाद पेशेंट में आईवी आप लोगों को देना है और आईवी थेरेपी आपको करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लिम्फेटिक डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। लिम्फेटिक डिसऑर्डर के अंदर हमारा स्वेलो लिम्फ नोड, यानी कि अगर हमारे कोई भी लिम्फ में स्वेलो यानी कि सूजन आ जाए तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा पोस्ट मैस्टेक्टोमी लिम्फ एडिमा केयर, अगर पेशेंट को एडिमा हो गया, एडिमा का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यानी कि बॉडी के किसी भी एक हिस्से में लिक्विड फ्लूइड भर जाना और वो हिस्सा इस तरीके से बड़ा मोटा हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, केयर करना। स्वेलो यानी कि लिम्फ नोड में यहाँ पे जगह जगह पर गांठ बन जाती है हमारे लिम्फ में, इनका भी ध्यान रखना, केयर करना इनका। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होने से बचाना। और हमारा एलिवेशन, कंप्रेशन, बैंडेज, जो भी बैंडेज वगैरह होती है तो एक ऐसी प्रॉपर अच्छी बैंडेज करना जिससे बैंडेज होने के बाद उस एरिया में जख्म को हम लोगों ने वो ठीक करने के लिए जो बैंडेज की है, प्रॉपर कॉटन की बैंडेज यूज करना, किसी भी प्रकार की पीवीसी बैंडेज या फिर दूसरी अलग अलग टाइप की बैंडेज आती है जो हमारे स्किन को रेसिस्ट कर देती है, हमारे स्किन में अदर दूसरी स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो ऐसी कोई भी बैंडेज यूज नहीं करना। तो अच्छी तरीके से बैंडेज को इवेल्युएट करना है, अच्छी तरीके से देखना है, उसके बाद ही बैंडेज का यूज करना है। ठीक है, तो हर एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, परफेक्ट नर्स, अच्छी नर्स का पहचान है। इसके बाद हम लोग बताते हैं कि इमरजेंसी केयर में आपको क्या करना है। इमरजेंसी केयर में अगर आप किसी को शॉक का पड़ा है तो वहाँ पे आईवी फ्लूइड देना है। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो सीपीआर देना है, और एड्रेनालिन जो कि आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके हार्ट को रिस्टार्ट करने में हेल्प करता है। सीपीआर और आईवी थेरेपी सिर्फ डॉक्टर की निगरानी और डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना है, आप लोगों को इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग से नहीं करना। अगर आप लोग डॉक्टर हो तो कर सकते हो। डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो तो तुरंत उसको NSRL ड्रिप तुरंत उसको एडमिनिस्ट्रेट करानी है। और फिर आता है सेप्टिसीमिया, इसके अंदर आप लोगों को एंटीबायोटिक आईवी देना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं तो आईवी एडमिनिस्ट्रेट करवाना है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी केयर है, इमरजेंसी में क्या क्या करना चाहिए तो ये आप लोगों को पता लग गया। चलिए
इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पेशेंट एजुकेशन में क्या क्या करना है। पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो पेशेंट को भी उस बीमारी के बारे में बताओ, उसके प्रिवेंशन के बारे में बताओ, किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हो वो सारी चीज़ें बताओ। तो ये पेशेंट एजुकेशन है। पेशेंट एजुकेशन में आप लोगों को बताना है आईवी साइट केयर के बारे में बताना है कि जब आप इंजेक्शन या कैनोला उनको लगा रहे हो, उनको दे रहे हो, तो पेशेंट को ये बता देना है कि देखिए कैनोला लगा है तो आप लोगों को किस किस चीज़ को प्रिवेंट करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप लोग जो कैनोला लगी है उसको अपने साइट से हटाना दो। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताना है कि किन किन चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है और कौन कौन से वो सिम्टम्स है। सिम्टम्स के बारे में बताना है कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर को आप लोगों को बताना है, तुरंत आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक विजिट करना है। इसके बाद आप लोगों को पेशेंट को बताना है कि कार्डिक डाइट और एक्सरसाइज कौन कौन सी करे, यानी कि क्या खाए, क्या एक्सरसाइज करे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और आपको बतानी भी है डॉक्टरों को, मतलब पेशेंट को। ठीक है। इसके बाद स्मोकिंग और फैटी फूड्स, जितने भी जंक फूड वगैरह होते हैं, केवेज होते हैं, जितने भी हमारे मैदा, जितने भी हमारे ये जो जंक फूड के अंदर हमारे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें बतानी है आपको पेशेंट को। ठीक है। फिर आपको लिम्फ केयर के बारे में बताना है, एडिमा के बारे में बताना है, क्या कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अगर किसी पेशेंट को हो गया तो क्या क्या करना है। ठीक है, गुड। ये सारी चीज़ें जब आप पेशेंट को बता दोगे तो आपकी जो पेशेंट काउंसलिंग या पेशेंट एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएं फाइनली आज हम लोगों ने यूनिट 4 का लेक्चर 3 जिसमें हम लोगों ने अपने नर्व्स, आईवी यूज फाइनली लेक्चर 4 का लेक्चर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने ब्लड सप्लाई, नर्व्स, लिम्फेटिक टिश्यू और आईवी के बारे में जाना। आई होप सो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन या आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। चलिए, आई होप सो आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर दीजिए। और 13 जनवरी जो कि आप लोगों का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्जाम है, बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि हम आपकी तैयारी पहले ही बहुत अच्छे से करा देंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।